बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, सरदार मुस्तफ़ा ख़ान यूसी हमक सदर हैं और दूसरी जानिब राजा अब्दुल हफीज़ सियासी और समाजी रहनुमा हैं, बाग़ आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़िक्र करेंगे और साथ जो अक़लियतें हैं भारत में, उनके ख़िलाफ़ जो मोदी हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी हैं और ख़ास करके अभी जो कनाडा के अंदर हुआ, जो सिख बरादरी के रहनुमा थे उन्हें कत्ल किया गया, और ये सारी कार्रवाइयाँ आरएसएस और हिंदुत्व नज़रिए के ज़रिए की जा रही हैं और आरएसएस और ये नज़रिया लेकर मोदी हुकूमत अपनी चला रहे हैं। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की शहादत के बाद अब तक 1821 शहरी शहीद किए जा चुके हैं। ये लम्हे फ़िक्रिया है और ख़ास करके अक़वाम आलम के लिए भी सोचने का मरहला है। और पाकिस्तान के हवाले से सरदार मुस्तफ़ा ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आप ही की पार्टी के चेयरमैन भी हैं, तो क्या समझते हैं कि जो पॉलिसीज़ अभी लेकर चल रहे हैं वो कैसी हैं? क्या आप उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राज साहब आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। इन सब सवालों के जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ जो इस वक्त सबसे अहम टॉपिक जो है मुसलमानों के हवाले से, जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, एक मुसलमान और कमज़ोर मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये कमज़ोरी का ही नतीजा होता है कि आप एहतजाज पे जाते हैं। चूँकि हमारी जो सबसे महबूब हस्ती हैं अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप पे जो किताब आई कुरान करीम फुरकान हमीद, उसकी बेहुरमती की गई। स्वीडन के अंदर सरकार की सरपरस्ती के अंदर, अदलिया की सरपरस्ती के अंदर, वो ममालिक जो कहते हैं कि हमारी अदलिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, उस अदलिया के अहकामात के अंडर ये सारा मामलात हुए। और ईद कुर्बान के दिन, जो मुक़द्दस दिन है मुसलमानों के लिए, और जामा मस्जिद के बाहर ये वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। उन्होंने कुरान पाक को नज़र आतिश किया और तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान इस पूरी दुनिया में ज़ुहूर पज़ीर हैं जी, उन सब की दिल आज़ारी की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये क़ुव्वतें हैं, अगर उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे कोई वाक़या होता तो ये कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है। क्योंकि हम समझते हैं एक मुसलमान के लिए अपनी जान, ईमान, औलाद सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के लिए है। और उसको एक मुसलमान के सामने नज़र आतिश करें और उसका अगर कोई रिएक्शन आए तो ये यकीनन एक सोचने की बात है। चूँकि मैं आपको पहले कहा है कि एक टाइम होता था जब मुसलमान पूरी दुनिया में हावी थे, तो एक काफ़िला जो जा रहा था खाना काबा की तरफ, उसको रिस्टार्ड नामी एक शख्स ने, जो इंचार्ज था, अपना कमांडर था, उसने उसको लूटा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज अदा किए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम उठाई कि मैं उसका बदला लूँगा, और पूरी अपनी फ़ौज लेके, पूरी अपने से 10 गुना ज़्यादा फ़ौज के साथ यूरोप की तमाम फ़ौज के साथ टकराया और उनको निस्त नाबूद कर दिया। आज चूँकि मुसलमान कमज़ोर हो गए और ये लोग इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो हमारी उन चीज़ों का वो बदला ले रहे हैं। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो एक पेज के ऊपर हों इन मामलात में, कम से कम अगर किसी और मामलात में नहीं आ सकते तो इन मामलात में उनको एक पेज पे होके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एहतजाज या जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए, ताकि ये दोबारा ये हरकतें ना हो। ये आए रोज़ कभी खाके शाया किए जाते हैं और कभी इस तरह की गुस्ताखियाँ की जाती हैं, ये किसी बड़ी नुकसान का सबब बनेगा। सरदार साहब, आपने बिल्कुल बचा फरमाया। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें आपने ऑन बोर्ड रखी। मैं पूछूंगा कि जो पॉलिसीज़ हमारी हैं, जैसे कल जॉइंट सेशन भी हुआ, उसमें भी करारदाद मंजूर की गई। क्या समझते हैं खाली करारदादें मंजूर करने से, खाली रैलियाँ निकालने से मकबूजा कश्मीर का इशू हो, हाँ वो कुरान की बेहुरमती हो वो स्वीडन के अंदर,
क्या ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी या हम अपना रवैया या अपनी चीज़ें इस हवाले से बदलेंगे या कोई ट्रेड के हवाले से माशी लिहाज से कोई बाइकआउट करने जा रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, हर मुसलमान मुझ समेत आप समेत सबसे पहले हमें चाहिए कि हम ये देखें कि ये इन ममालिक से हमारे लिए आता किया गया। स्वीडन से पेट्रोल की शक्ल में, फार्मास्यूटिकल की शक्ल में जो भी आती हैं, हमें चाहिए कि हम उसका एकदम बाइकआउट करें। कोई मेरे ख्याल में कोई नहीं मरता। सिर्फ एक कंट्री नहीं, अब चाहिए तो ये है कि पूरी जो आलमी इस्लाम है उससे गौर व फिक्र करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान अल्लाह की दी हुई एक इतनी बेहतरीन सरजमीन है कि हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ है। अगर हम चाहें तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये एक हमारी बदकिस्मती है कि कमज़ोर पॉलिसीज़ की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है, नहीं तो ये एक ऐसी सरजमीन है जो पूरी दुनिया को अनाज प्रोवाइड कर सकती है। तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इन चीज़ों का सारे मुसलमानों को दिल से ये तैयार करके एक पेज पे हो गए, अगर हम लोग बाइकआउट कर लें तो क्या मजाल है। यूरोप के पास है क्या? बिल्कुल आपने कोई चीज़ नहीं। जी बिल्कुल। राजा अब्दुल हफीज़ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सरदार मुस्तफ़ा खान साहब की, और जैसे सिचुएशन है ख़ास करके बेहुरमती जो की गई है कुरान पाक की स्वीडन में, और साथ यही इश्यूज़ ऐसे ही चल रहे हैं कि जॉइंट सेशन के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज़ की और बताया आपको कि कल जो हुआ, और भारतीय जबरो इस्तबदाद कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम रहा है। कमर ज़मान कायरा इस हवाले से कह रहे हैं मुसलसल कोशिशें, काविशें, और जो मज़लूम कश्मीरी हैं वो डट कर खड़े हैं भारत के जो मज़ालिम हैं उनके आगे। तो आप इस तनाजुर में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पर किस तौर पर आगे बढ़ना होगा और कैसे इस इशू को और जितने भी इश्यूज़ प्रिवेल कर रहे हैं उनको आगे लेकर बढ़ना होगा? जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपने दो क्वेश्चन किए हैं, एक स्वीडन में हुआ है और दूसरा कश्मीर में हुआ है। स्वीडन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती की गई है और वो रियासत के प्रोटोकॉल में रियासत से इजाज़त लेके की गई है, और किस कदर अफसोस का मकाम ये है कि जो हमारी एक किताब है कुरान मजीद और उसको नजरआतश किया गया और उसके बाद जो कुछ किया गया, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत इकदाम है। जैसे आपने कहा कि ये यकीनन खाली मुजम्मतों से, बदोसों से, रैलियों से ये इसका कोई हल तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन इस हवाले से जो मुस्लिम उम्मा है उसको कोई लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि उम्मत मुस्लिमा की जितने भी हुक्मरान हैं, मौजूदा हैं या पहले रहे हैं, वो कभी भी उन्होंने संजीदगी से इन चीजों का नोटिस नहीं लिया है। और आप उस वक्त कोई बात खुल के कह भी नहीं सकते जब आपकी मैशियत जो है वो आज कमजोर हो, जब आपकी पैसे जो है ना वो आपको यहूद और जो नसारा है वो आपको दे रहे हो, तो ऐसे में आपके ममालिक वो इतना कुछ जानदार रोल अदा करते हुए हमें नजर नहीं आए। और जो इस्लामी ममालिक की एक मैं उसे नाम में आप तंजीम कहूँगा जो ऐसी बनी हुई है, उसका भी कोई किरदार इस मौके पे नजर नहीं आया है। मैं इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये जरूर चाहूंगा आपकी वसातत से जितने सुनने वाले हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को जो स्वीडन में हमारा बंदा मौजूद है, सफारतकार है, उसको इनको वापस बुलाना चाहिए, यहाँ से उनके बंदे को वापस भेजना चाहिए, और इसके साथ साथ जो उनकी मसनूआत है उनका बाइकाट बतौर मुस्लिम सोसाइटी भी हम सबको करना चाहिए। ये जो हालिया वाक़या है और इस हवाले से जब तक इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इस हवाले से वो अपना मिलकर किरदार अदा नहीं करेगी। माजी करीब में इस्लामोफोबिया के ऊपर बड़ी डिबेट सेशन हुआ था यूएनओ में, उस वक्त आपने देखा और सुना होगा, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद थी कि इन चीजों में कमी आएगी और ये जो हमारी मुकद्दस कभी जो किताबें हैं उनकी बेहुरमती की जाती है, कभी हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बातें की जाती हैं। तो इसके लिए जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि खाली मजम्मत से नहीं बल्कि ये अगर बदले कोई करीब हो तो उनकी मरम्मत से ये मसला जो है वो हल हो सकता है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मीन्स आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गई। क्या मौक़िफ़ आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ख़ास करके बाग में हो, मुजफ्फराबाद में हो, मीरपुर में हो, पूरे आज़ाद कश्मीर में और ख़ास करके पुंछ डिवीजन में भी बड़ी सतह पर लोग निकले हैं, तो क्या कहते हैं कि किस बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना चाहिए? जी, कल यहाँ बाग में भी जो है इस तरह एहतजाज हुआ, पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हुआ। लोगों की यही डिमांड थी। कल यहाँ मसाजिद में काबरदन भी पास की गई कि जो है वो फौरी तौर पे जो स्वीडन के सफारतकार को यहाँ से वापस भेजा जाए और बाकी ताल्लुकात जो है वो खत्म किए जाए, उनकी जो मसनूआत है उनके बाइकाट किए जाए और ओआईसी का इजलास बुला के कोई मुश्तिका और मुश्तिका
सही। दूसरी तरफ आपसे कश्मीर की बात की, उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब से मोदी सरकार आई है उस वक्त पे वहाँ पे जो बसने वाली कौमें हैं वो उनका वो मुसलमान है, अकलियती बरादरी है, उनसे जो अच्छा हयात है वो तंग हो चुका है पिछले इस पूरे अरसे में। और फिर 2019 में जो कुछ हुआ जब वो कश्मीर का स्टेटस ही खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद से ये सारी चीजें हैं। और मैं ये समझता हूँ बतौर कश्मीरी तो ये कश्मीर का इशू सभी तक हल नहीं होगा जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ आजाद कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, गलगित बल्तिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, वो इसके हवाले से कोई अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जब तक आप कश्मीरियों को इंटरनेशनल दुनिया में जाके बात करने का मौका नहीं देंगे उस वक्त तक ये मसाइल जो है वो इसी तरह रहेंगे। और अगर आप बाहर जाके जहाँ एक कश्मीरी बात करेगा उसकी दुनिया बात सुनेगी, और अगर वहां जाने का दूसरा बात करेगा तो शायद उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो इसलिए इस हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों को भी अपना एक जानदार किरदार अदा करना होगा। और आजाद कश्मीर में एक हुकूमत जो है वो गुज़श्ता 70 साल से यहाँ बैठी हुई है, तो ये बेसिकली तो ये तो आजाद कश्मीर था, ये सिक्का इसे भी आजाद करवाया था यहाँ के बुजुर्गों ने कि ये यहाँ आजाद मुजफ्फराबाद बेस कैंप होगा और तहरीक आजादी को लेकर अपने अगला जो दारुल हुकूमत है वो हमें श्रीनगर लेकर चलना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी रियासत की रही कि गुज़श्ता 70 साल में यहाँ पे इक़्तिदार का जो म्यूजिकल चेयर है उसका खेल खेला जाता रहा और अमलन जो है वो कश्मीर को सिर्फ एक हमने इक़्तिदार के उसूल का नारा तो जरूर समझा, लेकिन उसके लिए इज्तिमाई तौर पर जहाँ भारत की मजम्मत करते हैं वहाँ बतौर कश्मीरी भी हम कोई अपना जानदार किरदार अदा नहीं कर सकते। सबसे वाली हमारी माएँ बहनें नौजवान है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज भी वहाँ पाकिस्तान के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे और जो वहाँ उनके जो जनाजे हैं वो पाकिस्तानी बच्चों में उठाए जा रहे हैं, तो वो तो आज तक उस नजरिया जो है वो उससे हट नहीं सके। और भारत के साथ साथ फौज भी जो वहाँ का जो कश्मीरी है उनका जो जज्बा आजादी है वो सब नहीं कर सकी। ये इसमें बिल्कुल ये हमें समझना चाहिए कि कश्मीर जो है वो आजादी जरूर हासिल करेगा जिस सरजमीन पे शोधा का खून गिरा है वहाँ यकीनन वो देर हो सकती है, लेकिन कश्मीर आजादी जो है वो कश्मीरी का मुकद्दर है और इंशाअल्लाह एक दिन जरूर जो है वो कश्मीरी जो है ना वो आजादी हासिल करेंगे। जी ठीक। सरदार साहब आपकी जानी बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि अकलियतें गैर महफूज हैं, ना सिर्फ मुसलमानों की बात की जाए बल्कि जितनी भी अकलियतें हैं खास करके सिखों के हवाले से बात की जाए तो कनाडा में सिख जो रहनुमा हैं सीनियर उन्हें राह ने कत्ल करवाया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या बैनुल-अक़वामी जो दुनिया है उसे अपना मौक़िफ़ बढ़ाना होगा इस तरफ, ख़ास करके जैसे देखा जाए तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद मंजूर हुई उसमें ना फ़लस्तीन के हवाले से और ना भारत में जो मज़ालिम हो रहे हैं उस हवाले से कोई उनकी मज़म्मत की गई। तो क्या कहेंगे कि आलमी दुनिया का ये दोहरा मेयार क्यों है? देखिए, ये आज से नहीं है, आप इसको देखते जाएं, बिलखुसूस जब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है। आप कश्मीर, फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान कहीं भी चले जाएं, मुसलमानों के ऊपर बम गिराए जाते हैं, उनको कत्ल किया जाता है, उनकी मसाजिद एहतराम जो भी जगह हैं उनको तबाह किया जाता है। तो वहाँ पे ये सिलसिला शुरू से चल रहा है, वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आती। इसके अगेंस्ट अगर यूरोप में कोई कुत्ता भी मर जाता है किसी अंग्रेज़ का तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिव हो जाती है। ये एक दोहरा मेयार है, पूरी दुनिया के सामने एक डबल फेस तो चल रहा है। देखिए, अभी आपने सवाल किया था पहले, इससे पहले बुरहान वानी के हवाले से। बुरहान वानी कश्मीर का फ्रीडम फाइटर है। इंडिया को ये समझना चाहिए ये उसी तरह फ्रीडम फाइटर है जिस तरह भगत सिंह था। आज आप उसको हीरो मानते हैं, ये कश्मीर का हीरो है। कल जब आप अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो भगत सिंह ने स्ट्रगल की अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। आज कश्मीरी आपके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, आपने गाज़पाना कब्ज़ा किया हुआ, तो ये सारे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे जो लोग आबाद हैं उनकी जब से ये मोदी सरकार आई हुई है, ये तो शिद्दत पसंदों की जमात है, ये हो गई RSS हो गई, ये गुंडागर्द जमातें हैं। इनका एक काज है कि इन्होंने कश्मीर में से मुसलमानों को ख़त्म करना है ताकि वो जो कश्मीरी लोग हैं हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह पे वो पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, वो ये उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। ये पूरी एक प्लानिंग के तहत राज साहब ये चल रहा है निज़ाम। और इंशाअल्लाह जब तक मुसलमान इस दुनिया के ऊपर मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजूद भी मौजूद है और वो कामयाब होगा। मुश्किलात आती हैं, वक्ती मुश्किलात हैं। हिंदुस्तान भी 100 साल आज़ादी लड़ने के बाद अंग्रेज़ से उसको निजात मिली, इंशाअल्लाह हमें भी उनसे निजात मिलेगी। नाज़रीन, इस हवाले से यही है कि OIC जैसे ममालिक जो
जैसे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, तुर्किया है, मिस्र है और पाकिस्तान और ईरान, ये तमाम तर ममालिक जब तक मिलकर कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक मुश्किलात ऐसे ही आती रहेंगी। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँगा कुछ आज़ाद कश्मीर के हवाले से। तो राजा अब्दुल हफीज़ साहब गहरी निगाह रखे हुए हैं और ख़ास करके इस हवाले से बड़े एक्टिव भी हैं और बड़ा रोल दे रहे हैं। आपसे इस हवाले से जानूंगा कि एक तो आज़ाद कश्मीर जो काबीना है और जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने हैं वो गो मगो की कैफियत में हैं। दूसरी जानिब वहाँ पे आटे का बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है और वो पूरे पुंछ डिवीजन के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ पे भी लोग सरापा एहतजाज हैं और उन्हें आटा मिलना महाल हो गया है। इस हवाले से राय साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन आजाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट है इस वक्त चौधरी अनवारुल हक साहब की, और जिसमें बाकी जनाई भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है। 20 अप्रैल को ये आजाद कश्मीर गवर्नमेंट बनी और आज भी जुलाई का माह है, तो 2 माह के बाद इन्होंने वजारतों का ऐलान किया और उसके बाद अभी जो यहाँ 30 रुकनी है जिन्होंने भारी भरकम काबीना बनाई है, तो जो भी इमरान असेंबली है वो महकमों का इंतजार कर रहे हैं कि उनको बहुत सहूलियत मिलेंगे, वो तो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। और जो बजट अगर मौजूदा देखें तो आजाद कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट आया, वो बजट अवाम में पड़ा गया और साथ ही मंजूर हुआ, उस पर कोई डिबेट और कोई बात भी नहीं हुई है। और ये मैं सवाल से इतना जरूर कहूंगा, इस वक्त जो एक आजाद कश्मीर में एक गवर्नमेंट मौजूद है, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ नजरियात और एक मुफादात पे मबनी एक निज़ाम मौजूद है, तो ये ज्यादा देर में इतना कह सकता हूँ कि ये ज्यादा देर ये निज़ाम चलता हुआ आजाद कश्मीर में नजर नहीं आता। या तो ये अवाम की मैं के अंदर से फिर तब्दीली में देख रहा हूँ आजाद कश्मीर में, या ये भी यहाँ बात दस्त है कि पाकिस्तान के साथ आजाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां की जा रही है। तो ये एक ऐसा निज़ाम है जिससे डिस्टेबलाइज हुआ आजाद कश्मीर का निज़ाम, डेवलपमेंट के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से लोग इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है। गवर्नमेंट मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको ये जरूर चाहिए था कि अब तक 2 माह के बाद उनकी जो गवर्नेंस का निज़ाम है, बाकी जो उनकी गुजरा है, बाकी जो निज़ाम है वो अब तक तो स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए था। राय साहब इस हवाले से हमें देखने को नहीं आ रही है। राय साहब जो आम चीज़ है, अभी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, बुनियादी अवामिल में ये शामिल है कि आटे का बहरान वहाँ पे है, तो इस हवाले से क्या वहाँ पे पाया जाता है कि क्या क्यों गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं कर सकती? रीजंस क्या हैं? देखिए जी, इसमें रीजन तो बजाय अभी तक तो गवर्नमेंट ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आटे का जो बहरान है ये गुज़श्ता 1 हफ्ते से आजाद कश्मीर में मौजूद है, और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, बाग की बात करूँ, तो बाग में भी आटा बिल्कुल जो नापैद था, वो स्वीट की आपने बात की, मतलब आप पूरे ऐसे की बात करें तो इस वक्त लोगों को जो सरकार का आटा है वो नहीं मिल रहा है, और इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो लोगों को आटा प्राप्त करने में मुकम्मल जो है वो नाकाम हो चुकी है, और उसके जो रेट है वो भी ऊपर जा रहे हैं। जो इससे पहले ये होता था कि आज से 1 साल पहले, तकरीबन 1.25 साल पहले, तो ये जो आटे की 20 किलो का जो थैला था सरकार का, ये लोगों को 800-900 रुपए का मिल जाता था। इस वक्त इसकी जो कीमत है सरकारी वो 1560-70 रुपए है, और ये जब गाँव देहात में पहुंचे लोगों को जाके 1700-1800 जाके मिलता है, जबकि पाकिस्तान से जो आने वाला आटा है वो 2800 तक लोगों को एक थैली मिलती है। बदकिस्मती ये है कि जो यहाँ की हमारे कम्युनिटी है, जो गरीब मेहनत के आदमी है, जिसको दिन भर लाइनों में लगा दिया गया है, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के पूरा दिन जाके जो सरकारी डिपो उनके पास लाइनें लगी रहती है, वहाँ शाम तक इंतजार करते 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 उनको आटा मैसर नहीं आता, और शाम को कहा जाता है जितना फिर यहाँ जाता है ही नहीं। तो ये इस तरह से तकलीफ जो है वो लोगों को की जा रही थी। हमने सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर यहाँ के इदारों को डेडलाइन दी थी 1 हफ्ता पहले से आप इन चीजों को ठीक करें, तो नहीं कुछ हुआ। तो इसलिए हम इंशाल्लाह 10 जुलाई को बाग में एक भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में हमें बाग की सारी सिविल सोसाइटी का, बाग के ताजिरों का, शहरियों का, बाग के उलमा का, बाग के मीडिया का, तो बाग की सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका तावन शामिल है, और एक आम मेहनतकश भी इस तहरीक में शामिल है। और इंशाल्लाह 10 जुलाई को हम ये सारे अवामिल लोगों को बताएंगे कि यहाँ आटे का बहरान क्यों है। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि माजी करीब में जो सबसे बड़ा जो करप्शन का जो आज का दी है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा आजाद में लूटमार की गई है, वो महकमा खुराक है। और यहाँ के जो खुराक से मुतल्लिक जितने भी लोग यहाँ माजी करीब में रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और कुछ की इंक्वायरीज में अभी हट हुई है। लेकिन ये एक ऐसा निजाम है जिसमें शफाफियत का कोई अवसर हमें नजर नहीं आता है। अभी देखते हैं कि ये जो एक
इंक्वायरी बनाए गवर्नमेंट कह रही है कि हम करने जा रहे हैं, जी ठीक, हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आटे की किल्लत के पीछे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो महकमा खुराक के लोग खुद है, और ठीक, इसमें डीलर्स का भी एक उत्तर मौजूद है। कुछ ऐसे लोगों के पास भी इसके परमिट है आटे के जो बजाय तो इस काम से वाबस्ता ही नहीं है, और उन्होंने परमिट आगे लोगों को ठेके पे दे रखे हैं। और एलोकेशन का भी एक इशू है कि जिसके बाद की मैं बात करूं तो यहाँ की जो मंथली जो एलोकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो आबादी के तनासब से 4,000 टन जो है वो होनी चाहिए। ठीक, इस वक्त जो आटा बाहर में सप्लाई किया जा रहा है वो 1800 2,000 टन के करीब हो रहा है। इसका मतलब है कि 50% जो सप्लाई है वो इस वक्त गैप है, तो जो 50% सप्लाई हो भी रही है राय साहब, वो भी बात है लोगों को मंजूर नजर लोगों के ऊपर होती है, और उससे आम आदमी जो है ना वो मुतासर हो रहा है। राजा अब्दुल हफीज साहब, इस हवाले से बताइएगा कि 2 मिनिस्टर हैं, 2 वजीर हैं बाग से, तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी इस पर कोई आवाज़ बुलंद की है कि बाग वालों को या पुंछ वालों को आटा फराहम किया जाए? देखिए अभी तक तो आपके मीडिया से रिलेटेड है और आप भी चीजों को देखते हैं और हम भी देख रहे हैं, अभी तक बजाय जो पब्लिकली या मीडिया पे तो ऐसा जो हमारे वज़राए काम है उनकी तरफ से तो ऐसा कोई हमने बयान या उनकी तरफ से कोई पॉलिसी बयान अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जी ठीक, और आज भी बात भी अगर आप लीडरशिप की बात करें तो उस तरह से चीजें हमने इस पे खामोशी हमें नजर आई है। सही, राजा यासीन साहब जो साबिक वजीर है उनका उन्होंने इस कॉल को सपोर्ट भी किया, गवर्नमेंट से वीडियो कॉल भी किए, पैगाम भी दिया उन लोगों की ये चीजें आप करें, ठीक, लेकिन बाकी अभी तक हमें खामोशी नजर आई है हर तरफ। जी तो ठीक, मैंने तो सबको दावत दी है कि बात की सियासी क़यादत मैदान में आए और ये अवामी जो इशू आटे का इसको लीड करे और लोग हुक्मरानों को कहे, हम जनाब वज़ीर आज़म से भी ये गुजारिश करते हैं चौधरी अनवर हक से भी कि आप बहुत गवर्नेंस के माजी करीब में आपने कहा है कि हम गवर्नेंस ठीक करेंगे, चीजें करेंगे, तो अभी आपका एक बड़ा टेस्ट केस है ये जो आटा बुरान है आजाद कश्मीर में, इसको ठीक किया जाए और ताकि जो एक आम आदमी है उस तक जो आटा पहुंच सके। और इस वक्त जो तक्के खुराक में चौधरी रसीद है वो एक अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट है जिसको ये चार्ज भी दिया गया है, दूसरे जो सेक्रेटरी थे उनकी इंक्वायरी हट हुई है। जी ठीक, एक सदी हमें अच्छाई की उम्मीद है, वो बाहर आए हैं, उन्होंने लोगों को सुना है, इश्यूज पता किए हैं, जो मसाइल ये हैं उनके कोशिशगार भी हमने यही कहा है सही सही, का इशू आटे की आबादी के एतबार से आप एलोकेशन करें। और हमने ये भी डिमांड की है कि जितने भी डीलर हैं जिला बाग के उनकी जो फरिस्त है वो पब्लिश की जाए ताकि आम आदमी को पता चल सके कि उसके गाँव का आटे का डीलर कौन है और उसके नाम पे उसके गाँव के नाम पे कौन लोग आटे ला रहे हैं। जी राय साहब, ठीक हो गया, पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता। ठीक हो गया। सरदार मुस्तफ़ा खान साहब, आप पीपल्स पार्टी यूसी हुकूमत के सदर हैं, आपसे पूछूंगा कि इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं अपनी यूसी के हवाले से, और ख़ास करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसके आप नुमाइंदे भी हैं, और क्या बुनियादी रोल वहाँ पे आप दे रहे हैं लोगों के लिए, ख़ास करके लोगों की जो उम्मीद है उस पर आप कितना पूरा उतर पा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर कोलिशन गवर्नमेंट में है आप। जी राय साहब, असल में जो मेरी यूसी के मसाइल हैं ना वो पूरे इस्लामाबाद के मसाइल हैं, और पूरे इस्लामाबाद के मसाइल पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और यहाँ पे रहते हुए जो हमें मसाइल पेश हैं अगर उसको पॉइंट वाइज शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा। छोटी सी आप देखेंगे इस्लामाबाद के अंदर सबसे अहम इशू मेरे नज़दीक है, चूँकि हम आम तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास, तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। सही, मेन चीज़ एक मेट्रो आपका जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाती है वो एक 2 शहरों को कनेक्ट कर सकती है, लेकिन हर बंदे की वो आवाज़ नहीं बन सकती। आप देखें कि मैं माल्टाउन हुमक में रहता हूँ, माल्टाउन हुमक में आई भी सुजुकियाँ चलती हैं। नहीं तो आपने आवाज़ उठाई इसके लिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, उसी पे आ रहा हूँ। तो माल्टाउन हुमक में अभी भी सुजुकियाँ चलती हैं। और दूसरी मेन चीज़ के मनमानी किराए, पहले एक टाइम हुआ करता था कि एक आपका किराएनामा जो होता था अटेस्टेड किराएनामा होता था। आज पेट्रोल की प्राइसेस के साथ जिस दिन बढ़ेगी तो किराया 10 रुपये फ़ी स्टॉप बढ़ जाता है, 20 रुपये, जो उनका दिल करेगा। लेकिन अगर वो कम होता है तो कोई कमी बेशी नहीं होती। आज ये आप देख लें कि 40 से 50 रुपये फ़ी स्टॉप किराया है। दूसरी तरफ ये देखें कि हमने एक इस्लामाबाद के लिए भी नए रूट सेक्शन हुए हैं, मैंने अपनी थ्रू एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें जो इस्लामाबाद से रवात के लिए जो रूट है उसमें मॉडल टाउन को कनेक्ट किया जाए। ठीक हो गया, उसमें मॉडल टाउन को नज़रअंदाज किया गया है, हमने कोशिश की हुई है और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे ताकि हमारे लोगों को थोड़ी फैसिलिटी मिल सके। वहाँ पे चूँकि निज़ाम तालीम जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो बच्चों को हमारे बिलखुसूस वो बाहर आना पड़ता है, शहरों में इस्लामाबाद आना पड़ता है, रावलपिंडी आना पड़ता है। तो वो सुजुकियों में वो सुजुकी एक तो हमारी बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद में अगर 4000 अफराद हैं तो उनके लिए
मतलब 100 के करीब, 200 के करीब या 1000 के करीब हमारे पास सरदार फैसिलिटी मौजूद साहब, है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी तरफ से बहुत बुलंद-व-बांग दावे किए जा रहे हैं, आप अगले वज़ीर आज़म हैं, आपकी पार्टी के वज़ीर ख़ारजा आजकल जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके चेयरमैन भी हैं, तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके सारे मसाइल इसीलिए रखे हों कि एक ही साथ वो सारे निपटा दिए जाएँ। देखिए, ये मसाइल हमारे कोई आज से नहीं हैं, काफ़ी पुराने। हमारी हुकूमत आती है तो हमने चूँकि बेसिकली पीपल्स पार्टी का दावा जो होता है वो अवाम के लिए है, सही, रोटी कपड़ा और मकान, गरीब की बात करती है और उसके ऊपर अमल भी करवाया जाता है। सही। तो इंशाल्लाह उस पे जो जहाँ तक हमसे हो सकेगा आइंदा भी उसके लिए फ़ाइट करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। चलो, जब अपनी गवर्नमेंट होती है, इख्तियारात होते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतर बंदा फैसिलिटेट कर सकता है। अभी जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट है उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे ख़ास सर, करके? मुत्तहिदा गवर्नमेंट, देखिए मैं आपको बताऊँ ना, कोलिशन में इस्लामाबाद में जिस तरह पूरे मुल्क में, तो अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 15 अरब का पैकेज दिया है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये सिर्फ नून लीग के जो कैंडिडेट थे यहाँ पे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उनको दे दिया है। हमारी यही फ़ाइट है, अभी भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमारा भी राइट है। जिस तरह बाकी आपने सब तरफ बराबर तकसीम में चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें मिलना चाहिए। ताकि ये तो हम आपको लोगों के शिकवा काम वज़ीर ख़ारजा से करना चाहिए या हमने सारे प्लेटफॉर्म पे किया। हमने एप्लीकेशन वज़ीर ख़ारजा साहब को भी दिया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से इस मुतल्लिक़ा बात भी की है, और एहसन इकबाल साहब के पास भी ऑलरेडी एप्लीकेशन पड़ी हुई है इस मामले में, क्योंकि वज़ीर प्लानिंग है, तो ये फ़ंड में हमें भी हिस्सा बराबर का मिलना चाहिए। ये मसाइल आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में हल होंगे। राजा अब्दुल हफीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने ज्वाइन किया हमें। सरदार मुस्तफ़ा ख़ान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में स्पेशली तौर पर आए, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।